सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज। तो इस सीरीज में आज का ये हमारा पहला लेक्चर है और हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स के चैप्टर 1 से, जो कि है पावर शेयरिंग। और इस चैप्टर में भी ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, इस तरह से इसी चैप्टर में और भी वीडियोज आएंगी, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से। इस वीडियो में मैं आपको 2 सोर्स कराऊंगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप होता है, यानी अगर हम कंपेयर करें पैराग्राफ या पैसेज बेस्ड में, तो उसमें क्या होता है कि आपको पैराग्राफ या एक पैसेज दिया होता है और उससे क्वेश्चन आपको पूछ लिए होते हैं और आपको क्वेश्चन उसी पैसेज या उसी पैराग्राफ में सर्च करना होता है। लेकिन सोर्स बेस्ड में क्या है, आपको क्वेश्चन दिए होंगे और उन क्वेश्चन का सोर्स आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने सैंपल पेपर वाली वीडियो देखी होगी तो वहां भी मैंने ये चीज बताई थी कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आपको इसी सोर्स के अंदर से, इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाए, बल्कि आपने उस पैराग्राफ को कितने अच्छे से समझा है और उस पूरे चैप्टर को किस तरह समझा है, उसकी बेसिस पे क्वेश्चन है। तो चलिए हम करते हैं, तो फिर और क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो पहला सोर्स है वो आपके जो बुक आप अगर लेकर बैठे होगे तो आप वहां देख सकते हो कि स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ मैंने सोर्स की तरह से लिए हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके वो स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ पढ़ सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उम्मीद है आपने वो पैराग्राफ दोनों पढ़ लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इथनिक मीन्स। इथनिक का मतलब क्या होता है? आपकी बुक में इसका मतलब दिया हुआ है, मीनिंग दी हुई है, लेकिन यहां पैसेज में नहीं दिया हुआ है। पैसेज में इथनिक वर्ड सिर्फ मेंशन है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में जो वर्ड दिए हैं उसकी मीनिंग पूछ सकता है, क्योंकि आपकी बुक में इस इथनिक की मीनिंग दी हुई है। और मैंने जो यहाँ क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो इस तरह से हैं कि मेरी कोशिश रही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ ना दूं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी ऐसा क्वेश्चन दूं जिसका आंसर डायरेक्ट आपके इस पैसेज में लिखा है, तो वो तो आप खुद ही कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा सा इस पैसेज की डेप्थ नॉलेज की बेसिस पे आप कर सकते हो, उस तरह के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इथनिक का मतलब क्या होता है। तो एक एक ऑप्शन हम देखेंगे। अच्छा, आप क्वेश्चन जब एग्जाम में करो तो ये करना कि पैसेज से पहले जो क्वेश्चन है आपके एक बार रीडिंग मार लेना, सिर्फ क्वेश्चन, चाहे ऑप्शन ना देखना, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना है, क्वेश्चन क्या पूछा है। उसके बाद जब आप उस सोर्स को पढ़ोगे पूरा, तो पढ़ते समय आपको आइडिया रहेगा कि हाँ, मुझे किन किन क्वेश्चन को इसमें फाइंड आउट करना है। तो पहला ऑप्शन है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड रिलीजन, यानी समाज का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया है। यानी एक धर्म के मानने वाले का एक सोशल ग्रुप होगा, दूसरी तरह के धर्म के मानने वालों का अलग सोशल ग्रुप होगा। ठीक है, इसी तरह चलता जाएगा। तो क्या इथनिक का मतलब यह है कि लोगों को धर्म की वजह से बांटा गया हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। समाज का बंटवारा उनकी कल्चर की वजह से हुआ है, यानी एक जैसे कल्चरों को एक ग्रुप में हमने रख दिया, दूसरे तरह का कल्चर फॉलो करने वालों को अलग ग्रुप में रख दिया। तो क्या ऐसा है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो आपको अगर इथनिक की मीनिंग मालूम होगी तो आप आसानी से कर लोगे कि ये एक सोशल डिवीजन है बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। और भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। सी वाला क्या है? पॉलिटिकल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड आइडियोलॉजी, यानी क्या ये एक राजनीतिक डिवीजन है? अब पॉलिटिकल डिवीजन बहुत तरीके से होता है, जैसे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी नेता हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में हमने कर दिया कि ये नेता एक पार्टी का है, दूसरा नेता दूसरी पार्टी का है, और ये कुछ नेता है जो तीसरी पार्टी के हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉलिटिकल डिवीजन। और दूसरी तरह से कैसे होता है कि ये लोग हैं, ये इस पार्टी के मेंबर हैं, और दूसरे लोग हैं जो दूसरी पार्टी के मेंबर हैं, तीसरे लोग तीसरी पार्टी के मेंबर हैं, ये भी पॉलिटिकल डिवीजन है। ठीक है, तो हमको इतना डिटेल में इसमें नहीं जाना है। तो ये पॉलिटिकल डिवीजन नहीं है, ठीक है, पहली बात। और शेयर्ड आइडियोलॉजी यानी एक जैसी सोच रखने वालों का एक डिवीजन है, तो बिल्कुल नहीं। और डी वाला ऑप्शन देख लें, क्या सोशल डिवीजन है बेस्ड ऑन शेयर्ड नेशनैलिटी, यानी उनकी नेशनैलिटी की वजह से लोगों को बांटा गया है कि भैया एक ग्रुप हमने इंडिया वालों को बना दिया, एक पाकिस्तान वालों को बना दिया, एक चाइना वालों को बना दिया। क्या ऐसा है? तो नहीं, इथनिक का मतलब ये नहीं है। और आप यहाँ डिफिनेशन में देख सकते हो, यहाँ लिखा है दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। ये जरूरी नहीं है कि उनका धर्म एक हो और उनकी नेशनैलिटी यानी उनका देश एक हो सकता है अलग अलग देश में रहते हो, लेकिन एक ही इथनिक ग्रुप के वो हों, क्योंकि उनका कल्चर एक जैसा है।
अब सेकंड क्वेश्चन है, डैश स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ माइनॉरिटी इन द कंट्री बट अ मेजॉरिटी इन द कैपिटल। अब जिसको जल्दी होगी क्वेश्चन करने की वो यहां एक गलती कर सकता है। वो ये कि वो पैराग्राफ देखेगा और यहां वो देखेगा डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, और ऐसा ही कुछ यहां लिखा हुआ है और सीधे वो ऑप्शन लगा देगा ए वाला डच। लेकिन इसी जल्दी में उसका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया यहां पर। पैराग्राफ में लिखा है कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी, और मैंने यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूटेड अ माइनॉरिटी। और क्या लिखा है, माइनॉरिटी इन कैपिटल, और क्वेश्चन में क्या है, मेजॉरिटी इन द कैपिटल। तो क्वेश्चन को बस बदल दिया है, जहां मेजॉरिटी था उसको माइनॉरिटी कर दिया है और जहां माइनॉरिटी था उसको मेजॉरिटी कर दिया है। तो इसी के हिसाब से आंसर भी बदल जाएगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो डच बोलने वालों की है। लेकिन यहां हमसे पूछा है कि किनकी पॉपुलेशन पूरे कंट्री में कम है, लेकिन साथ ही साथ कैपिटल में उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। क्योंकि अगर खाली आपका यहां तक क्वेश्चन होता, आगे वाला पोर्शन ना होता, तो दो आंसर हो सकते थे। माइनॉरिटी में आपके फ्रेंच भी हैं और जर्मन भी हैं, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि कैपिटल में उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आपका सिर्फ फ्रेंच वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, टेंशन डेवलप्ड बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s बिकॉज। अब जो डच बोलने वाले थे और फ्रेंच बोलने वाले थे उनके बीच जो टेंशन हुई थी उसका रीजन क्या था, क्यों इनके बीच में टेंशन डेवलप हो गई। आपने अगर चैप्टर को पढ़ा होगा, बल्कि इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को पढ़ा होगा जो कि सोर्स की तरह दिया हुआ है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या रीजन था। लेकिन हमको इन ऑप्शन में से चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन बेल्जियम स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, यानी ये कह रहा है कि इस वजह से टेंशन हो गई थी क्योंकि ज्यादातर बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले हैं। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, पूरे कंट्री में ज्यादा तो डच बोलने वाले हैं। और अगर मान लो डच भी लिखा होता तो भी ये ऑप्शन गलत होता, क्योंकि किसी कम्युनिटी के लोग ज्यादा किसी भाषा को बोलने वाले हैं तो इससे झगड़े से कोई लेना देना नहीं, टेंशन से कोई लेना देना नहीं है। कि ठीक है, कोई ज्यादा किसी लैंग्वेज को बोला जाता है, किसी को कम बोला जाता है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन देखें, इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी वहां का जो इथनिक कॉम्पोजिशन है कि वहां पर वेलोनिया रीजन है जहां फ्रेंच बोलने वाले हैं, और वहां पर फ्लेमिश रीजन है जहां पर डच बोलने वाले हैं, और वहां की कैपिटल में दोनों भाषा बोलने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा है। क्या इस वजह से टेंशन हुई थी? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वही बात हो गई ना, कोई किसी रीजन में रहे, कोई भाषा बोले, तो उससे टेंशन से क्या लेने देना। ठीक है, अपना बोलो, जो भी मन करे बोलो। सी वाला ऑप्शन है, जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, वहां पर 80% फ्रेंच बोलने वाले थे और 20% डच बोलने वाले थे। तो सीधी सी बात है, इसकी वजह से भी टेंशन नहीं हो सकती, जिसका जो मर्जी आए वो लैंग्वेज बोलो। डी वाला ऑप्शन देखते हैं, इवन इन माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, यानी माइनॉरिटी में होते हुए भी, पॉपुलेशन कम होते हुए भी फ्रेंच बोलने वाले वो ज्यादा अमीर भी थे और ज्यादा पावरफुल भी थे। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं इसको, क्यों। क्योंकि किसी की अमीरी या पावरफुल होने का उसकी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, चाहे लैंग्वेज हो या उसका धर्म हो या जाति हो, इसकी वजह से इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर कोई मान लो फ्रेंच बोल रहा है तो वो अमीर होगा, और कोई डच बोल रहा है तो गरीब होगा। इसका मतलब कुछ बेईमानी हो रही है, तभी तो ऐसा हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अगर फ्रेंच बोलने लगोगे तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे और बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगोगे। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि एक खास लैंग्वेज बोलने वाले अमीर हो रहे हैं और उनके पास पावर पहुंच रही है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो यही बात डच को लगी कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके बावजूद भी हम इनके मुकाबले में, फ्रेंच बोलने वालों के मुकाबले में इतना अमीर नहीं है और इतना ज्यादा पावर नहीं है, और ये कम होते हुए भी इतना पावरफुल है। तो ये रीजन होता है टेंशन का। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब इस सोर्स का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन, और ये आपका जो पैसेज आएगा 16 मार्क्स का होगा। जैसे कि आपने सैंपल पेपर देखा होगा तो 16 मार्क्स का आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे ही कोशिश करूंगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब के ही पूरे पैसेज कराऊं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और हर सोर्स का आपको 4 क्वेश्चन रहेगा, इसी तरह का पैटर्न है, तो इसीलिए मैंने यहाँ 4 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मेजॉरिटी पीपल लिसन टू द डच रीजन, तो भाई डच नाम का कोई रीजन नहीं है, या तो वेलोनिया रीजन है, या तो फ्लेमिश रीजन है, या तो वही कैपिटल है। तो ये तो ऐसे गलत हो गया। और ये तो आसान भी है, एक तरह से मैं कह लूं कि ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। बी वाला ऑप्शन है मेजॉरिटी पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन, तो ये गलत होगा
क्योंकि जो ज्यादा लोग हैं, मेजॉरिटी है, वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। जैसा कि सोर्स में दिया भी हुआ है कि 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सोर्स नंबर 2 पे। ठीक है, तो ये सोर्स मैंने कहां से लिया है? तो ये जो टॉपिक है आपका मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इसके जो स्टार्टिंग के 3 पैराग्राफ्स हैं उसको सोर्स की तरह मैंने लिया है। ठीक है, तो चाहो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से एक बार इसको रीडिंग कर लो, समझ लो, उसके बाद आप क्वेश्चन करना। ठीक है, आई होप आपने पैसेज पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन श्रीलंका देयर वाज, श्रीलंका में क्या था? पहला ऑप्शन है अ लैक ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की कमी थी। तो क्या ऐसी बात थी? तो भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। वहां पर एकदम मस्त वाली, बढ़िया वाली डेमोक्रेसी थी। क्यों? क्योंकि आप ये सोर्स में पढ़ा ही होगा कि उसमें क्या लिखा था कि वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यानी बाकायदा वहां पर इलेक्शन हुआ था और डेमोक्रेसी के जरिए गवर्नमेंट बनी थी। तो डेमोक्रेसी कोई कमी नहीं थी, जिसको ज्यादा वोट मिला था उसी की गवर्नमेंट बनी थी। और जो भी कानून वो लोग बना रहे थे, कानून कैसे बनता है कि भाई पार्लियामेंट में जिस चीज को ज्यादा सपोर्ट किया जाएगा कि भाई ये कानून बने या ना बने, उसकी वोटिंग होती है। तो अगर ज्यादा लोग वोट देंगे कि हाँ बनना चाहिए तो बन जाएगा। तो वहां पर भी रूलिंग गवर्नमेंट के ज्यादा लोग थे, इसीलिए कानून बन गया। तो सब कुछ डेमोक्रेसी के हिसाब से ही हो रहा था, डेमोक्रेसी की कोई कमी नहीं थी श्रीलंका में। बी वाला क्या है? एन एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, यानी श्रीलंका के अंदर एक एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन था। अब ये वर्ड आपको थोड़ा याद आ रहा होगा, ये हिस्ट्री का वर्ड मैंने लिया है, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का। तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? कि ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, कोई रोक टोक नहीं होती, वो जो चाहे करे। तो श्रीलंका में ऐसे नहीं था, क्योंकि श्रीलंका में डेमोक्रेसी थी, वहां पर लोगों के हिसाब से काम हो रहा था, सरकार के पास अनलिमिटेड पावर नहीं थी। तो बी वाला ऑप्शन भी गलत होगा। सी वाला देखते हैं, अब मिस यूज ऑफ डेमोक्रेसी। तो भाई ये वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा? कि डेमोक्रेसी तो थी। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग चूज करते हैं कि हाँ किसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए, किसको रूल करना चाहिए, ये जनता डिसाइड करती है। लेकिन श्रीलंका में हो क्या रहा था? कम्युनिटी बटी हुई थी। ठीक है, एक तरफ तमिल थे, दूसरी तरफ सिन्हाला बोलने वाले थे। तो सिन्हाला वाले चूंकि ज्यादा थे, इसलिए वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट बनाने लगे थे। अब जो गवर्नमेंट बनती थी वो भी ये सोचती थी, अगर हमने सिन्हाला वालों को सपोर्ट नहीं किया और इनकी बात नहीं मानी तो अगली बार हमको ये लोग वोट नहीं देंगे और हम हार जाएंगे। तो कहने को तो डेमोक्रेसी थी वहां पर, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। डेमोक्रेसी तो इसलिए लाई गई थी ताकि जनता डिसाइड करे कि कौन रूल करे। लेकिन यहां पर क्या था, क्योंकि एक कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे, तो एक ही कम्युनिटी के लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन रूल करे। तमिल वालों को डिसाइड करने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी। अगर सारे भी मिलकर किसी एक पार्टी को चूज कर लेते तो भी नहीं जीत सकते थे। तो हम यहां यह कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का मिस यूज हो रहा था, गलत इस्तेमाल हो रहा था। और डी वाला डिक्टेटरशिप, तो भाई तानाशाही वगैरह कुछ नहीं थी, ऐसा नहीं थी कि कोई डिक्टेटर आके बैठ गया हो, डेमोक्रेसी थी वहां पर। सेकंड क्वेश्चन है, मेजॉरिटेरियनिज्म इज। अब देखिए पैसेज में आपको इसका मीनिंग नहीं दी हुई है, लेकिन आपकी बुक में इसका मीनिंग बताई गई है, इसलिए आपको मालूम होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया भी हुआ है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है कि इथनिक का मीनिंग क्या है, मेजॉरिटेरियनिज्म का मीनिंग क्या है, एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आपको ये मीनिंग मालूम होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है, आई बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। यानी इस मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है? एक बिलीफ है, एक विश्वास का नाम है, जिसमें वो कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो जैसे चाहे देश को चला सकती है, देश पे रूल कर सकती है। तो ये होता है मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब। ए वाला ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन भी अगर हम देख लें, एन एक्ट ऑफ डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ मेजॉरिटी, यानी एक डोमिनेंस वाला एक्ट है, यानी एक तरह से कह लें गवर्नमेंट पे कब्जे वाला एक्ट है मेजॉरिटी के बेसिस पे। तो ऐसा नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि ये कोई एक्ट नहीं है, ये एक बिलीफ है। ठीक है, सी वाला देखें, प्रेफरेंशियल पॉलिसी विच फेवर्स पार्टिकुलर कम्युनिटी। तो मेजॉरिटेरियंस का मतलब ये नहीं होता, ये कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है, तो यहां भी गलत हो गया। अ रूल ऑफ माइनॉरिटी ओवर मेजॉरिटी, यानी जिनकी पॉपुलेशन कम है वो रूल कर रहे हैं उन लोगों पर जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ऐसा भी नहीं है, तो ये ए वाला ऑप्शन ही इसका सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज फेवरिंग अ पार्टिकुलर। यानी जो डेमोक्रेसी के जरिए इलेक्ट होकर गवर्नमेंट बनी थी उसने क्या किया था? एक नया संविधान बनाया था, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो फेवर कर रहा था किस चीज को?
क्या कास्ट को फेवर कर रहा था, यानी एक जाति वालों को फेवर कर रहा था? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। किसी जेंडर वालों को फेवर कर रहा था कि भाई मेल को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या फीमेल को ये चीज मिलनी चाहिए एक्स्ट्रा? तो ऐसा भी नहीं था। किसी एक धर्म को फेवर कर रहा था? तो हाँ जी, ये ऑप्शन सही है। और अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो यहां देख सकते हो, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। यानी नए संविधान में क्या लिखा था कि वो बुद्धिज्म को यानी बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट करेगा। स्टेट यानी स्टेट का मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, ये वर्ड यूज किया जाता है। स्टेट का मतलब जो सरकार बनेगी, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्ट करे, और फोस्टर यानी उसको फैलाना, उसको पालना पोसना। तो ये दो काम करेगी। किसके लिए? बुद्धिज्म के लिए। तो यहां देखो, किसी एक धर्म को फेवर किया जा रहा है। संविधान में ये नहीं कह रहे कि हाँ हिंदुइज्म को भी आपको प्रोटेक्ट करना है या इस्लाम को भी आपको प्रोटेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी को आपको प्रोटेक्ट करना है, बल्कि एक खास धर्म का नाम लिखा है कि बुद्धिज्म को आपको प्रोटेक्ट करना है। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, रिलीजन। किसी एक रीजन को नहीं, तो ये गलत बात है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर टाइम बिकॉज। अब ये स्टेटमेंट आपके वो पैसेज में ही लिखा हुआ है। तो ये जो सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के बीच का जो रिश्ता था, उसमें खिंचाव, उसमें तनाव या टेंशन सिंपल हम कह लें, वो किस वजह से डेवलप हुआ था, उसका क्या रीजन था। अब आप वीडियो को पॉज करके खुद ही ऑप्शन पढ़ो और एक बार ट्राई करो कि क्या मैं सही क्वेश्चन कर पा रहा हूं कि नहीं। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। ए वाला ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि यही वाला ऑप्शन सही है, बाकी हम चेक कर लेते हैं। तो बी वाले में है, देयर वॉज नो तमिल ऑपरेटेड पॉलिटिकल पार्टी, कि जो सिन्हाला और तमिल के बीच में जो रिश्ते खराब हुए थे वो इस वजह से क्योंकि तमिल वालों की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी हो ना हो इससे रिश्ते खराब होने का कोई लेना देना नहीं है। दे वर डिनाइड गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी, यानी उनको जॉब नहीं दी जा रही थी। किसको नहीं जॉब दी जा रही थी? भाई तमिल वालों को ही नहीं दी जा रही थी। तो उनको जॉब नहीं दी जा रही थी और दूसरे मौके नहीं दिए जा रहे थे। अब एक बार को तो आपको लगेगा हाँ यार ऐसा लिखा तो है कि जॉब नहीं दी जा रही थी, लेकिन जॉब में बराबर की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी। यानी ऐसा नहीं था कि आप जॉब मिलेगी ही नहीं आपको, बल्कि अगर सिन्हाला वाला और तमिल वाला दोनों लोग जॉब के लिए आए और एक सीट है तो बिना सोचे समझे इस सिन्हाला वाले को जॉब मिल जाएगी। इसे कहते हैं प्रेफरेंशियल पॉलिसी, यानी इसको ज्यादा प्रेफर किया जा रहा था। बराबर की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, बराबर का मौका नहीं था जॉब के लिए कि ठीक है चलो हम डिसाइड कर लेते हैं जो बेस्ट होगा उसको जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं था। तो ये सी वाला ऑप्शन गलत होगा। जॉब तो मिल रही थी, अपॉर्चुनिटी तो मिल रही थी, लेकिन इक्वल नहीं मिल रही थी, बराबर नहीं मिल रही थी। डी वाला ऑप्शन देखते हैं। श्रीलंकन तमिल वर डिपेंडेंट ऑन मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर, कि जो श्रीलंकन तमिल थे वो डिपेंडेंट थे किस पे? जो बड़ी बड़ी पार्टी थी जो कि बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर चला रहे थे उस पे डिपेंडेंट थे। तो भाई ये भी रीजन नहीं हो सकती। किसी पे डिपेंड रहने से कोई रिश्ते खराब नहीं होते जब तक कि कुछ गड़बड़ ना हो दोनों तरफ से। अब ए वाला ऑप्शन जो कि सही है उसको हम देखते हैं। ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन बाय द गवर्नमेंट, तो रिश्ते इसलिए खराब हुए थे क्योंकि सरकार के जो डिसीजन थे वो डिस्क्रिमिनेटरी थे, यानी भेदभाव वाले थे। अब जॉब वाले में भेदभाव हो रहा है, दूसरे मौके में भेदभाव हो रहा है, उनकी लैंग्वेज को लेकर भेदभाव हो रहा है, उनके धर्म को लेकर भेदभाव हो रहा है। तो इस वजह से इनके रिश्ते खराब हुए थे। तो आज हमने 2 सोर्सेस कर ली हैं और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी, आपको आइडिया भी लग गया होगा किस तरह से हमको तैयारी करनी है और क्या तैयारी अभी हमारी है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो और भी वीडियोस आएंगी। अगर लगेगा मुझे कि हाँ इसको लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो और भी वीडियोस ज़रूर मैं लेकर आऊँगा। क्योंकि मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाता कि हाँ चलो कुछ भी बना दो। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, कोई टॉपिक पढ़ाना होता है तो पूरा अपना 100% उसमें देता हूँ, पूरे दिल से बनाता हूँ। और वो तभी बनाने का वीडियो मन करता है जब लगता है कि हाँ लोग वीडियो देख रहे हैं। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको मैसेज आ जाएगा। और इस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसको कैसे आपको देखना है चलिए वो बताता हूँ। सबसे पहले तो यूट्यूब पे आपको नाम सर्च करना है CBSE वर्ड्स, डी के बाद Z ज़रूर लगाना। तो ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। होम वीडियो प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जब क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये दिखेगा CBSE क्लास 10, ठीक है। इसी के अंडर में सारी प्लेलिस्ट हैं, CBSE क्लास 10 की सारी प्लेलिस्ट इसी लिस्ट के अंदर है। आपको 4 दिखेगी और उसके नीचे ये एरो दिखेगा।
इस पर क्लिक करोगे तो सारी लिस्ट खुलकर आ जाएगी। तो इसी में आपको क्लिक करके प्लेलिस्ट को सर्च करना है। अब प्लेलिस्ट का नाम क्या होगा? सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एसएसटी क्लास 10 सीबीएसई। ठीक है, आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एसएसटी देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि यही प्लेलिस्ट है। उसको जब आप ओपन करोगे, ठीक है, क्लिक करोगे, तो आपको करना क्या है? अब देखिए, अभी तो ये पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए प्लेलिस्ट बनी नहीं है, तो दूसरी प्लेलिस्ट में दिखाता हूं। ये हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है। तो जब आप वो सोर्स बेस्ड वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो यहां ऊपर एक प्लस का निशान होगा। इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा? आपकी ये प्लेलिस्ट सेव हो जाएगी। तो बार बार आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ एक टिक का सिंबल बन जाएगा। इस प्लस की जगह एक टिक का सिंबल हो जाएगा। फिर आप जब भी यूट्यूब खोलोगे तो आपको इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को खोलने के लिए यहाँ नीचे देख रहे हो राइट साइड कॉर्नर में लाइब्रेरी लिखा है। लाइब्रेरी पे आप क्लिक करोगे तो ऐसे पेज खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ हिस्ट्री, डाउनलोड, ये सब लिखा हुआ है। यहाँ प्लेलिस्ट लिखा है। प्लेलिस्ट नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पर ये आ गई। ठीक है, क्लास 10 हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री वाली ही प्लेलिस्ट मैंने सेव की है तो यहाँ आ गई। तो आप जब भी वीडियो यूट्यूब खोलोगे डायरेक्ट आपको लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में आपकी यहाँ नीचे सेव्ड प्लेलिस्ट दिखेगी। उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के नीचे यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बना होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। वहाँ आपको फेसबुक पेज का लिंक भी है, टेलीग्राम का भी लिंक है, और ये जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो डायरेक्ट आप इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट से भी क्लिक करके वो प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।